नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। खालिस्तान समर्थकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक बार फिर दी धमकी। कहा, सीएम को तिरंगा फहराने से रोकने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा $10,000 का इनाम। अनिल खाची को मुख्य सचिव के पद से हटाए जाने पर विपक्ष ने विधानसभा में किया हंगामा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, बेसहारा पशु छोड़ने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। एसडीएम को होगा सजा देने का अधिकार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में मुख्य सचिव अनिल खाची को बदलने पर खूब हंगामा हुआ। दरअसल प्रश्नकाल खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में इस मामले को उठाया, लेकिन विधानसभा में इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर विपक्ष के सदस्यों ने इस मामले में सदन में खूब हंगामा किया। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हालांकि मुख्य सचिव को बदलना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति सरकार का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन बिना किसी कारण चीफ सेक्रेटरी को बदलना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर हिमाचल के अफसरों को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पद से हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अनिल खाची को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। सरकार ने राम सुभग सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार खाची को दिसंबर 2019 में मुख्य सचिव नियुक्त किया था। वहीं विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में मुख्य सचिव को पद से हटाने को लेकर खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में मुख्य सचिव को हटाने का मामला उठाया। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष से पूछा कि ऐसा क्या है कि अब मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विपक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया और कहा कि किस अधिकारी को कहां बिठाना है यह सरकार का अधिकार क्षेत्र है। बावजूद इसके विपक्ष ने सदन में शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि अफसरों को बदलने के लिए सरकार विपक्ष से नहीं पूछेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार क्या विपक्ष से पूछकर अफसर बदला करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों से क्या काम लेना है यह सरकार तय करेगी, ना कि विपक्ष। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय कई अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर मुख्य सचिव लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला विधानसभा में उठाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इस तरह अपमानित करना गलत है। कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया था। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है। उसको अपने दायित्व को निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उसमें राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सभी अधिकारी सक्षम हैं, अच्छे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुरूप जो है अपने दायित्व पे निर्वहन में लगे हुए हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से अधिकारियों को अपमानित करने की अगर कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका संदेश जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष के सदस्यों ने माना कि मुख्य सचिव की नियुक्ति सरकार का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन एकाएक मुख्य सचिव को हटाना कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।
विपक्ष का कहना है कि हिमाचल का बेटा मुख्य सचिव जैसे अहम पद पर बैठकर हिमाचल के लोगों की भावनाओं और समस्याओं को अच्छे से समझता था, लेकिन बिना किसी वजह के मुख्य सचिव को पद से हटाना समझ से परे है। जी सर, काफ़ी दिनों से अटकलें चल रही थी मुख्य सचिव को बदलने की। आज वो नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से जारी की गई है। विपक्ष के नाते आपका क्या मानना है, जो समय चुना गया है क्या है सही है? देखिए, ऐसा है कि आज विपक्ष ने जो इस मामले को उठाया भी है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि चीफ सेक्रेटरी किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। अभी जो मामला सामने आया है और जो खास तौर पर विपक्ष ने भी उठाया है कि आखिर क्या वजह थी कि 1.5 साल अभी चीफ सेक्रेटरी जो अनिल खाची जी थे और हिमाचल के बेटे थे उनको हटा दिया गया और दूसरे व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया। ये समस्या जो है, इसको लेकर विपक्ष ने जो है मामला उठाया। हालांकि इस सरकार में 4-5 जो है चीफ सेक्रेटरी बदले गए हैं। एक अपने बाल्दी जी तो रिटायर हुए, बाकी जो है वो दिल्ली चले गए। तो ये समस्या जो है कि आखिर बार बार चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं और जिस व्यक्ति को 1.5 साल अभी रिटायरमेंट को उसको आपने हटा दिया और उनको जबरदस्ती हटाया, कैसे हटाया है वो मामला जो है तो। और दूसरी बात है कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हिमाचल का कोई बेटा जो है वो शीर्ष पद पर पहुंचा है तो उसको क्या करना है कि उसको हटाया गया। ये मामला जो है निश्चित तौर पर सामने बनता है और इसको लेकर विपक्ष ने मामला उठाया है और मामला है भी गंभीर है कि हिमाचल के आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने प्रदेश में। ठीक है, अफसर तो सारे जगह जगह से आते हैं और जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको काम पे लगाना चाहिए, जो लगाए वो भी अच्छे हैं। बट मुझे लगता है कि ये मामला जो है अगर विपक्ष ने उठाया है और हमने उठाया है तो निश्चित तौर पर ये मामला तो है। जी सत्ता पक्ष का कहना है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो चीफ सेक्रेटरी पद पर बैठे उसमें वरिष्ठता की सूची को भी ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर इनकी नियुक्ति की है और जिस पद पर अभी इन्हें बिठाया गया वो भी काफ़ी अहम पद है। इस बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए ऐसा है कि कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, पर इस मामले को लेकर जो है जो संशय है या जो विपक्ष ने मामला उठाया वो यही है कि हिमाचल का बेटा जिसका 1.5 साल अभी रिटायरमेंट को था और उनको हटाया गया है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि इस मामले को उठाए, सरकार को बताना चाहिए भी क्या करना है। हालांकि हम ये बार बार हम भी यही बात कह रहे हैं कि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि किसको लगाना किसको नहीं लगाना, परंतु फिर भी हिमाचल के किसी व्यक्ति को हटाया गया है तो पूछना जो है सरकार से ये बनता है। मुख्य सचिव को बदलने पर कांग्रेस के सदस्यों सहित माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने भी अपना विरोध जताया। सिंघा जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्य सचिव हमारे बदलने की काफ़ी दिनों से कयास लगाए जाते थे और सरकार ने अब अधिसूचना भी जारी कर दी है, क्या मानना है आपका? क्या है तौर माकपा प्रत्याशी, क्या मानना है आपका इस मुद्दे में? नहीं, देखिए, बदलना कौन अफसर किस कुर्सी पर बैठेगा ये बिल्कुल प्रियोगेटिव ये सरकार का होता है, उसमें कोई दो मत नहीं होने चाहिए और कोई ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए कि सरकारों का अधिकार नहीं है कि कौन अफसर किस कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये इसका है कि बदलने के पीछे कारण क्या है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप मेरे पर यकीन करें, मुझे मालूम था कि प्रेस वाले मेरे से इस विषय के बारे में पूछेंगे और मैंने मन बना दिया था मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी टिप्पणी का कारण क्या है आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मोबाइल अब स्विच ऑफ कर दिया है। मुझे अनगिनत लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत साधारण है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, ना जाने मेरा नंबर कहां से उनने ले लिया और वो मेरे से जानने चाह रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता हूं, ये सरकार को ही मालूम होगा। जिसका मतलब क्या है, ये साफ संकेत है आज जो हिमाचल का जनसाधारण है वो हिमाचल प्रदेश के जो अफसर है उसको प्रेफर करता है विश्व जो भारत है।
क्या कारण है मैं कह नहीं सकता हूँ। अप्रोचेबल है, हिमाचल की परिस्थिति को वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या कारण है मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश में हिमाचली जो होगा, आम हिमाचली प्रदेश उसकी तरफ नज़र रखता है कि उसको राहत देने में वो सक्षम हो सकता है। वो दे पाए नहीं दे पाए मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन लोगों की आस रहती है कि कौन अफसर होगा, कौन मंत्री होगा, कौन विधायक होगा, उस तक मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, अपना दुखड़ा सुना पाऊँगा कि नहीं सुना पाऊँगा, अपने दुखड़े को दूर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये मानसिकता है। इस मानसिकता तो मैं नहीं बदल सकता है, ना आप बदल सकते हैं, ना सरकार बदल सकती है। ख्याल रखें आप। ये आज लोगों के जहन में बैठ गया है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ बेइंसाफी हुई है नहीं हुई है उस पर नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों की मानसिकता का हिस्सा बन गया। और मैं समझता हूँ ये गुड टेस्ट के अंदर नहीं हुआ, ये गुड टेस्ट के अंदर नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ। हमारी व्यवस्थाएं नियमों के आधार पर चलती हैं और उस नियम में एक नियम ये है, वो सीनियरिटी है। इस बात पर तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में ये पाया गया कि पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में 2 ऐसे हिमाचल प्रदेश के अफसर थे, एक तरुण कपूर, एक अनिल खाची, जो फर्स्ट 50 में आते हैं। इस सरकार को पसंद है नहीं पसंद वो भी नहीं मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्या मजबूरी रही है वो भी नहीं मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये सारा कार्य आपने सेशन में चलते हुए कर दिया, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू में, ये सरकारों ने निर्णय लेना होता है, कौन उनके लिए अफसर कन्वीनियंट है, कौन उनको क्या कहते हैं सही लगता है। तो ये सारी बातें सरकार ने तय करनी है। मैंने तो अपनी मन की बात कही है, और मन की बात भी तब कही है जब नीचे से लगातार आम जन के अनगिनत फोन आए हैं, तब मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ। मैंने सुबह भी प्रेस वालों को जब मेरे पास आए, मैंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। जो नीचे से जनता का दबाव है, उस दबाव में, और ये ख्याल रखना, ये कोई शिमला जिला से नहीं आ रहे हैं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आवाम है वो हिमाचली है, और जो हिमाचली होगा उसका प्यार हिमाचल प्रदेश से निश्चित रूप से रहेगा और रहने वाला है। आप जो मर्जी कर ले, जो सरकारें आ जाए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आवाम की मानसिकता है तभी बना ये प्रदेश। ये थोड़ी नहीं कि ये क्या कहते हैं, ये परमार साहब उठे और ये हिमाचल प्रदेश बन गया। ये लोगों की इच्छा थी कि अलग से राज्य बनना चाहिए, और उसको रिप्रेजेंट जो है लोगों की वो जो आवाज़ है और वो जो दर्द है, वो डॉक्टर परमार और डॉक्टर परमार की टीम ने किया, तब बन गया हिमाचल। बहुत लोग नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश बने, लेकिन वो चाहना ना चाहना जनता तय करती है। और इसीलिए मैं समझता हूँ, मैं आपके पास बयान भी इसलिए दे रहा हूँ, जो नीचे से दबाव लोगों ने पैदा कर दिया है, तब मैं अपना मन रख रहा हूँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ। जी, जिस तरह से माकपा विधायक राकेश सिंघा जी ने कहा कि इस समय जो हिमाचल की जनता है वो एक हिमाचली को ही इस सीट पे दिखना चाहेगी, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का दुख दर्द अच्छे से समझता है। राकेश सिंघा जी, जिस तरह से जो खाची जी थे वो अपने सख्त मिजाज के कारण भी कई बार लोगों को अड़ते थे, क्या कई बार बैठकों में ऐसा कई मामले सामने आए हैं जो अपनी सख्ती से उन्होंने कई निराश भी हुए हैं, अधिकारी भी हुए हैं, या मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी नाराज हुए हैं, क्या इसके पीछे ये भी कोई कारण माना जा सकता है? देखो, मैं कह नहीं सकता, मैं इस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसे इस पर टिप्पणी करूँ जब मैं जानता नहीं हूँ? मैं तो सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो मुझे कुछ लोगों ने कही है, जो और मेरा वो बन रहा है। जब तक मेरे सामने सारे तथ्य नहीं आएंगे, मुझे कोई भी ऐसा बयान देना सही नहीं रहेगा।
ये जरूर मैंने सुबह कहा है कि आज की तारीख में एक प्रवृत्ति है पूरे देश के स्तर पर, और वो प्रवृत्ति क्या है, जो कॉरपोरेट घराना है बड़ा मजबूत हो गया है, वही तय करता है कि मुख्यमंत्री भी कौन होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि आज मुख्यमंत्री एक है, कल को कॉरपोरेट घराने इतने मजबूत हो जाए वो कह के नहीं पसंद नहीं आपको नया आ जाए। तो ये फैक्ट है कि कॉरपोरेट आज पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहा है और खेत खलिहान पर आ गया। मुझे बताएं, 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, कोई ऐसा आंदोलन पूरी दुनिया में चला है कि 8 महीना 500 से अधिक लोग शहीद हो गए हैं, और फिर भी वो सरकार कहती है कि हम 3 कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। क्या कारण है? ये कॉरपोरेट का दबाव है। क्या दबाव है कि अब कॉरपोरेट इस पर नहीं है कि वो पूरा ये BSNL को खरीद ले, सेल को खरीद ले, ये क्या कहते हैं, ये बिजली को खरीद ले। अब तो कॉरपोरेट चले गया है कि ज़मीन पर, खेत खलिहान पर कब्जा करना उन्होंने। मुझे याद है जब अडानी आया था हिमाचल प्रदेश में तो बोलता था कि स्प्रे करके देंगे तुम्हारे खेत में, नेट लगा के देंगे, ग्रेडिंग नहीं जानते ग्रेडिंग करके देंगे, आपकी प्रूनिंग करके देंगे। हमने कहा कि CA स्टोर चला, प्रूनिंग भी जानते हैं, नेट लगाना भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि किस तरीके से स्प्रे की जाएगी। ये मेरा खेत है, खबरदार मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। उस टाइम कानून नहीं था, अब कानून बन गया उसके पक्ष में, अब आगे बढ़ेगा, वो खेत खलिहान की तरफ भी बढ़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां दी, आज 75 साल बाद पूरी नीति बदल गई। वो दिन याद आ रहा है जब भगत सिंह कहते थे कि ऐसा ना हो कि इस अंग्रेज को तो हम भगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो काला अंग्रेज देश के सिंहासन पर बैठ जाएगा। आज वहीं वो पहुंच रहे हम, जब जो काला अंग्रेज था वो हमारे सिंहासन पर पहुंच गया है, और जो देश की संपत्ति है एक एक कर उसको अपने हाथ में हथियाना का काम कर रहा है। जी, जिस तरह से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी को ऐसे समय हटाया गया है जब हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, समय सही नहीं चुना गया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि चीफ सेक्रेटरी अधिकारी को किस पद पर बिठाना है सरकार का कार्यक्षेत्र है, इसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आज का जो समय है कॉरपोरेट हाउस काफ़ी हावी हो चुके हैं। वो आज की डेट में कॉरपोरेट हाउस तय कर रहा है कि किस तरह की क्या सरकार किस तरह से चले। इनडायरेक्टली कॉरपोरेट हाउस ही सरकार को चला रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल में भी कॉरपोरेट हाउस बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का जो उन्होंने आरोप लगाया है कि हाथ है। दूसरी ओर जो हमारे कांग्रेस के विधायकों ने भी चीफ सेक्रेटरी को बदलने पर थोड़ी नाराज़गी जताई है। बहरहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साफ कह चुके हैं कि इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी चीफ सेक्रेटरी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी के पद पर बिठाया गया है जो वरिष्ठता की सूची में भी काफ़ी पीछे थे। विपक्ष के इन तमाम नाराजगी और आरोपों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कह दिया है कि कौन से अधिकारी को किस सीट पर बिठाना है ये सरकार तय करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अपने सहयोगी राजेंद्र काली के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को 15 अगस्त के दिन तिरंगा न फहराने के लिए एक ऑडियो भेजा है, जिसमें धमकी दी गई है कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा फहराने से रोकेगा उसे $10,000 इनाम दिया जाएगा। वहीं इस ऑडियो को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बेखौफ होकर कहा कि उन्हें तिरंगा फहराने से कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक ये जान ले कि न केवल हिमाचल के मुख्यमंत्री तिरंगा लहराएंगे बल्कि देवभूमि के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। इस प्रकार की कॉल्स पिछले कई दिनों से आ रही हैं। आज एक और ऑडियो क्लिप आई, ऐसे मुझे बताया गया है, जिसमें यह कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री को आप झंडा फहराने से रोकते हैं तो उसमें उनको $10,000 जो है वो दिए जाएंगे। तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री तिरंगा झंडा फहराएंगे, और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक अपने घर में झंडा फहराएगा। मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी आवास स्थानों कोवर से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत महिंद्रा ग्रुप द्वारा प्रदान की गई 5 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस मरीजों को राहत प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस आईजीएमसी शिमला, किन्नौर, कंडाघाट, जंजैहली और नूरपुर अस्पताल को प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम कर रही है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हमको इसमें सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि महिंद्रा ग्रुप की ओर से हिमाचल प्रदेश में हमको 5 एम्बुलेंसेस जो है जिसमें ऑक्सीजन भी फिटेड है वो उपलब्ध कराई गई है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ास तौर से ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जब कोविड का ये दौर चल रहा है, हमको प्राइवेट सेक्टर की ओर से महिंद्रा ग्रुप ने ये मदद की है। ये एम्बुलेंसेस जंजैहली, किन्नौर, आईजीएमसी शिमला, कंडाघाट और नूरपुर देने वाले हैं, वहाँ रखेंगे इनको। और इसके साथ साथ मुझे इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना है महिंद्रा ग्रुप का, विशेष तौर से एक PSA प्लांट 500 LPM का देहरा के लिए भी इन्होंने हमको दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रमेश धौला ने सदन में प्रदेश में बेसहारा गौवंश से जुड़ा मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि आंकड़ों के हिसाब से कितने बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। रमेश धौला के प्रश्न के जवाब में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पिछले वर्ष की गणना के मुताबिक 38,000 के करीब बेसहारा गौवंश थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में इस गंभीर मामले को प्राथमिकता में लिया था और गौसेवा आयोग का गठन करने के साथ ही छोटी गौशालाओं में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने का पूरा प्रयास किया गया। यही वजह है कि आज करीब 17 से 18,000 बेसहारा गौवंश गौशालाओं में है और इस दिशा में और सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य श्री रमेश धौला जी ने पूछा कि ऐसे कितने बेसहारा गौवंश जो है वो सड़क पर है। जैसे जो पशु गणना पिछली वर्ष हुई थी तो उसमें करीब 36,000 के करीब गौवंश ऐसा था जो बेसहारा था। और जब हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनी थी तो हमने इसको प्राथमिकता पर लिया था, पहली कैबिनेट की बैठक में इसको लिया था। लेकिन हमारे सामने किसी तरह का कोई मॉडल नहीं था कि जिसको देख करके हम इन बेसहारा पशुओं की जो है वो चिंता कर सके। हमने गौ सेवा आयोग बनाया। गौ सेवा आयोग में हमने बैठक में निर्णय लिया कि एक तो हम जो छोटी गौशालाएं चल रही हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे। अगर शेड की ज़रूरत है तो शेड बना करके देंगे और अगर उन्हें तूड़ी शेड की ज़रूरत है तो तूड़ी शेड। और फिर बाद में ये तय हुआ कि उनको अपने कर्मचारियों का खर्चा चलाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तूड़ी के लिए हमने 500 रुपये प्रति गौवंश जो है वो देने की बात सरकार ने की और जिसमें हमने इसकी शुरुआत भी की। तो जैसे प्रारंभिक तौर पर ऐसे 7,500 पशु जो थे वो ऐसे स्वयंसेवी जो थे वो गौशालाएं चला रहे थे, उसमें थे। तो जब हमने इसको शुरुआत की तो ये बढ़कर के जहाँ 17,500-18,000 तक जो है वो अब गौवंश जो है वो सड़क से जो है वो गौशाला में गया है। और इसके साथ साथ हमने बड़ी गौ सेंचुरीज बनाने का भी जो है वो निर्णय लिया और आज हमारी ऐसी 3 बड़ी गौ सेंचुरीज बन करके तैयार हुई हैं। जैसे सिरमौर में कोटला बड़ोग, सोलन में हांडा कुंडी, ऊना में थाना कास, जहाँ वहाँ पर भी हम कुछ पशुओं को, बेसहारा जानवरों को आश्रय दे रहे हैं। वहीं पर और भी कार्य जो है वो प्रदेश में जो प्रगति पर है। अगर हम देखें तो रामपुर में गौशाला बन रही है। शिमला जिला के अंदर अगर सुन्नी में एक बड़ी गौशाला वहाँ पर बन रही है और जब ये बनकर के तैयार होगी
यानी कि मैं आज ही उसका रिव्यू कर रहा था तो 80% काम जो है वो पूरा हो गया है। जब ये बनकर के तैयार होगी तो शिमला जिला के अंदर भी बहुत, मैं कंप्लीट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सड़क से उठा करके हम उस गौशाला में ले जाएंगे और शिमला जिला में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसी तरह से आज हमने सिरमौर में, सोलन में अधिकांश पशुओं को जो है वो सड़क से उठा करके जो है वो गौशालों में ले जाएंगे। अगर आप शिमला से चलेंगे तो कालका तक आपको बहुत कम ऐसे किसी ने मवेशी चरने के लिए छोड़ोगे वो ही दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखेंगे। लेकिन उसी तरह हम चंबा में मशीर वहाँ पर बना रहे हैं, वहाँ पर 400-500 ही ऐसा बेसहारा पशु सड़क पर है और वो भी चंबा जिला जो है वो कैटल फ्री हो जाएगा। और उसी तरह कांगड़ा में जो है वो हमने इंदौरा में, अटारिया में जो है वो एक गौ सेंचुरी बनाई है, साथ में खब्बल में, लुथान में, कंगैन में और नागिनी में और कुडन में, और अभी नई 2 और गौ सेंचुरीज कांगड़ा प्रॉपर में और साथ में धर्मशाला नगर परिषद, नगर कॉरपोरेशन जो है जिसको चला रही है, उसका भी हम विस्तारीकरण जो है वो कर रहे हैं। तो जब ये कुछ महीनों के बाद इनके ऊपर काम चला हुआ है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो अधिकांश क्षेत्र जो है वो हमारा पहाड़ी की क्षेत्र जो है वो बेसहारा पशुओं से जो है वो सड़कें जो है वो मुक्त होगी। लेकिन साथ में पंजाब बॉर्डर लगता है, पंजाब में ऐसी कोई योजना पर काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है उधर से जो है पशुओं का आना जाना जो है वो रहता है। लेकिन हमारी ये प्राथमिकता है कि हम 2022 तक आते आते हम अधिकांश पशुओं को जो है वो गौवंश को जो है वो आश्रय स्थल जो है वो बना देंगे। लेकिन हमारी थोड़ी सी दुविधा है कि बहुत जगह FCA के कारण थोड़ा सा भी हम 1 इंच ज़मीन जो है वो हमें नहीं मिल पा रही। जैसे मंडी जिला में है, सिरमौर, किन्नौर में है, किन्नौर में नहीं, इसमें कुल्लू में है, बिलासपुर है, यहाँ पर हमें ज़मीनें जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक नई योजना के साथ जो है वो वहाँ पर भी हम जो है वो कार्य करने जा रहे हैं। तो ऐसा हम जहाँ हर तरह से हमने जो एक निर्णय लिया था कि हम संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे, हम संवर्धन की तरफ भी चलें कि अच्छी नस्ल की गौएँ जो हैं वो लोगों को उपलब्ध कराएं, उससे और भी जो है वो हम काम कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट में हमने हर जिला स्तर के हॉस्पिटल में हमने सेक्स सीमेन उपलब्ध कराया है, लेकिन वो महंगा है, इस करके किसान उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो इस करके हमने अभी केंद्र को एक प्रोजेक्ट भेजा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगे, पैसा हमें मिलेगा और उसका 50% जो है वो केंद्र देगा, कुछ स्टेट करेगा। तो थोड़े बहुत पैसे से ही हम किसान को ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है वो उपलब्ध आने वाले समय में करवाएंगे। सरकार करेगी, बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने इनाफ के माध्यम से 80% पशुधन का हमने टैगिंग किया है और इसको पोर्टल में चढ़ाया, आधार कार्ड के साथ लिंक किया है। लेकिन कानून जो है वो कमज़ोर है कि प्रधान को ये अधिकार है सज़ा देने का कि वो 500 से 700 रुपये तक, लेकिन कोई प्रधान अपनी इस पावर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम इसमें सरकार विचार कर रही है, हम इसमें संशोधन ला रहे हैं कि सज़ा का प्रावधान प्रधान की बजाय किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हम इस पावर को दें और साथ में जो क्वांटम, जो मात्रा सज़ा देने की है कि 500 से 700 रुपये, उसको भी बढ़ाया जाए, 2500 से 5000 रुपये जो है वो किया जाए। और साथ में अगर उस टैग के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको भी कानूनी जुर्म जो है वो बनाया जाएगा, उसमें जेल की भी सज़ा की व्यवस्था जो है वो हम करेंगे। और जैसे कि पशु क्रूरता अधिनियम जो बना है उसमें सिर्फ गाय गौवंश की नहीं, अन्य प्राणियों के साथ भी कोई क्रूरता करेगा, किसी की कई बार हमने देखा कि किसी पशु की टांग काट देते हैं, किसी की पूंछ काट देते हैं, किसी का कान काट देते हैं, इस तरह का क्रूरता करेगा उसको भी हम पुनिशेबल करेंगे, उसमें भी हम कानूनी जो है उसमें सज़ा का प्रावधान करेंगे, उसको भी हम और सख्त बनाएंगे।
हिमाचल बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने अपनी मांगों का पूरा न होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में एएनएम संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर संघ की मांगों को अनसुना करने के आरोप लगाए। एएनएम संघ की बेरोजगार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह बेरोजगारी की मार झेलकर परेशान हो चुकी हैं। पिछले 4 वर्षों से सरकार द्वारा एएनएम की कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। उन्होंने कहा कि एएनएम भी पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सरकार ने एएनएम को नजरअंदाज कर सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ की बैच वाइज भर्ती करने का फैसला लिया है, जो सरासर गलत है। सर, हम सारे बेरोजगार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। हम लंबे समय से बेरोजगारी की मांग झेल रहे हैं और समय समय पर हमने 4 सालों में कम से कम हम कोई 200-250 बार सरकार से मिल चुके हैं। इतना समय हमने घर में व्यतीत नहीं किया जितना सरकार के आगे पीछे किया है, लेकिन सरकार ने हमेशा हरदम यही आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगे पूरी होंगी, कर रहे हैं और हो जाएगा। पर सर, इन नारों से हम बार बार शिमला तो आ नहीं सकते हैं, तो हमें अब ये सूझा है कि हम थोड़ा सा टाइम अपना यहाँ देंगे ताकि सरकार हमारी मांगे सुने। ये हमारी सिर्फ ये मांगे कि जो इन्होंने 4 सालों में एक भी पोस्ट नहीं निकाली है वो हमारी पोस्टें निकाले, और जो इन्होंने पूरा पैरामेडिकल स्टाफ जो बैच वाइज कर दिया गया है, लेकिन हमारे को एएनएम को छोड़ के, और जिसमें हमारा नाम ही तक नहीं आने देते। ये हम जितनी बार भी कहते हैं कि सबको बैच वाइज कर दिया गया, हमें भी बैच वाइज करें, तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी रुको, हो रहा है। जब पूरा मेडिकल स्टाफ इन्होंने वो बैच वाइज कर दिया तो हमें क्यों नहीं कर रखे हैं? हम भी पैरामेडिकल में आते हैं, हमें भी नौकरी की जरूरत है, हमने भी ट्रेनिंग कर रखी है। इन्होंने हिमाचल में खुद के अपने 9-10 इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। कुल्लू में इनका टोटल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का चला हुआ है, वहाँ से इतने बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। अब हम उन छोटे बच्चों के साथ क्या कमीशन फाइट करेंगे? उनकी एज अभी 25 साल नहीं है, हम 45 को जा रहे हैं, तो अब सोचो हमारा और उनका क्या कॉम्पिटिशन होगा। ऊपर से उसको एएनएम की पोस्ट को जीएनएम भर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं फिर? और ये जीएनएम की वजह से हम जो कोर्ट केस में गए हैं, जीएनएम को हमारी पोस्टें चाहिए, नीचे वालों को भी हमारी पोस्टें चाहिए। अब हमारी पोस्टें किस किस को देंगे? ये जीएनएम को बीएससी को पहले बिठा रखा है ना, उनको कमीशन से बाहर निकालते हैं, और वो जितना भी कमीशन निकलता है साल में 2 बार, 2 सालों में 1 बार, और 5 सालों में तो आज 1 बार भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ वॉलेंटियर ड्राइव शुरू किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रारंभ किया गया। बीती 28 जुलाई को भाजपा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान का शुभारंभ किया था। उद्घाटन सत्र में 33 प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों के 121 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अभियान के जरिए भाजपा ने देश भर में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य रखा है। भाजपा द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि देश भर में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए जाएंगे, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के 5 महत्वपूर्ण भाग होंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के जरिए पार्टी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के समय गांव-गांव में सेवा करने वाले लोगों की टीम खड़ी करने का लक्ष्य लेकर चली है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग 7 अगस्त को पार्टी कार्यालय शिमला में शुरू होगा। इस प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप करेंगे और समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा संगठन के 17 जिलों से 5-5 लोग भाग लेंगे और जिलों के लोग 16 अगस्त तक मंडल के 5-5 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और ये मंडलों के 5-5 लोग गांव व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रकार 1 महीने में देश भर में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार कर लिए जाएंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सत्ता के माध्यम से सेवा करने का लक्ष्य लेकर चली है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने कोरोना की प्रथम लहर में फीड द नीडी योजना चलाई, करोड़ों लोगों को भोजन, राशन, फेस मास्क व औषधियां देकर सेवा की। कोरोना की दूसरी लहर में सेवा ही संगठन योजना के अंतर्गत लाखों कार्यकर्ताओं ने सेवा का बीड़ा उठाया। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि अब यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जुट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, इसके अंतर्गत देश भर में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करने में जुटी है। सेवा ही संगठन, फीड द नीडी 2 अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के बाद
अब देश भर के हर गांव में 2 कार्यकर्ता स्वयं सेवा की भाव के साथ कोरोना की किसी संभावित तीसरी वेव में समाज की मदद के लिए, सहयोग के लिए उनको तैयार करने का लक्ष्य लेकर के हम चले हैं। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रशिक्षण 7 अगस्त को और पार्टी कार्यालय शिमला के अंदर संपन्न होगा। प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी इसका श्री गणेश करेंगे, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम जी इसका समापन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 28 जुलाई को दिल्ली पार्टी केंद्रीय कार्यालय के अंदर 33 राज्यों के 121 प्रतिनिधियों को बुला करके उनका प्रशिक्षण करके इसका प्रारंभ किया है। और हमारा लक्ष्य है देश भर में 4 लाख स्वयंसेवक, हिमाचल प्रदेश के अंदर 21,000 ऐसे ग्रामीण कार्यकर्ता जो केवल और केवल किसी संभावित तीसरी वेव के समय में समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। इस कार्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन का अगला चरण प्रारंभ हुआ है। जिला कांगड़ा में भारी बरसात के चलते विभिन्न विभागों को 115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 12 जुलाई से लेकर अब तक जिला में करोड़ों का नुकसान होने के साथ ही 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग को 65 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि भारी बारिश की वजह से जल शक्ति विभाग की जो भी स्कीमें प्रभावित हुई थी उनमें से अधिकतर को बहाल कर दिया गया है। जो 12 जुलाई से लेकर अब तक जो पूरे ज़िला के अंदर लगभग 115 करोड़ का जो लॉस है वो दर्ज किया गया है और इसमें 14 जो अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो रिपोर्टेड है। 10 वो एरिया से और बाकी जो ज़िले के बाकी एरियाज हैं उनके अंदर से रिपोर्टेड है। और इसमें मैक्सिमम जो है वो पीडब्ल्यूडी और एनएच का जो लॉस है वो दर्ज किया गया है लगभग 60 से 65 करोड़ के आसपास। और इसके अतिरिक्त जो आईपीएच की स्कीम्स हैं लगभग 30 करोड़ के आसपास जो इनका जो लॉस है वो दर्ज किया गया है। इसमें आईपीएच की जो स्कीम्स हैं उनमें डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें 2 रूरल एरिया के अंदर स्कीम्स थी जो अभी बहाल किए जाने थे और वो उन्होंने जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उन्होंने ये बताया था कि 1 या 2 दिन के अंदर भीतर उनको बहाल कर दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो स्कीम्स हैं लगभग 250 के आसपास स्कीम्स जो हैं वो रूरल एरिया के अंदर और बाकी जो अर्बन स्कीम्स हैं वो सारी अपना सुचारू रूप से आईपीएच की चल रही हैं। और जो सड़कों की बात है तो एक जो खड़ी बेही वाला रोड है वो इस समय जो डैमेज है और साथ ही साथ जो चढ़ी जो ये चातुड़ और शीला वाला रोड है इस समय डैमेज है, यहाँ पे जो कार्य चल भी रहा है। और ये मेजर रोड्स हैं जो इस समय प्रदेश के अंदर बाधित है। रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो रिलीफ दे था उसका भुगतान किया जा रहा है और फौरी राहत सभी जो प्रभावित लोगों को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनके लिए भी जो ज़िला प्रशासन द्वारा जो समय समय पर जो डिमांड पीडब्ल्यूडी या आईपीएच से आ रही है या ब्लॉक्स के माध्यम से आ रही है उसको भी जो है वो मदद की जा रही है रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जोरदार वापसी करते हुए 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है। वहीं हमीरपुर जिला में भी लोगों ने इस जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी वर्ग में भारतीय टीम द्वारा जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीतने पर देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं हमीरपुर में भी लोगों ने इस जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। हॉकी एसोसिएशन हमीरपुर के अध्यक्ष सुशील कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए भारतीय हॉकी टीम को बेहतर प्रदर्शन करने पर बधाई दी है। वहीं जिला से संबंध रखने वाले हॉकी के खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। वहीं जिला से संबंध रखने वाले हॉकी के खिलाड़ियों ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि महिला हॉकी की टीम भी बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन करेंगी। खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 41 वर्ष बाद भारतीय पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। पहले तो हमारी हॉकी टीम जो इंडिया उसको बड़ी बड़ी बधाई, जिन्होंने हमारी हॉकी को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे पूरी टीम जो आई है इसकी तरफ से उसको फिर बधाई मैं दे रहा हूँ, जिन्होंने एक बार फिर हमारी हॉकी को 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। और उसमें बड़े बच्चे जो खेले बहुत अच्छे खेले हैं, हमारे प्लेयर बहुत बढ़िया खेले हैं। और उसकी खुशी में आज जो हम ये कर रहे हैं ये हमारे उनकी खुशी में सारा
प्रोग्राम किया जा रहा है। आज जो हमारी इंडिया टीम ब्रॉन्ज मेडल में जीती है, जिसका स्कोर की 5-4 रहा, हम हमीरपुर की हॉकी प्रेमी व पूरे हिंदुस्तान के हॉकी प्रेमी इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही हम मनोकामना करते हैं कि कल जो वुमेन हॉकी हमारी ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी, वो भी हमारे को लगता है कि 100% जो है वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी। ये हमारी शुभकामनाएं। आज 41 साल के बाद हमारी हॉकी पुरुष टीम ने जर्मन को 5-4 से हरा के एक बार फिर इतिहास रचा। इसलिए प्रत्येक हमारे हॉकी खिलाड़ी को बहुत बहुत मुबारकें और मैं उनको सलूट करता हूं। जवानों के बाद और किसानों के बाद ही एक हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने इतना दम दिखाया। का मुकाबला है, उसके लिए रवि दैया जी को और दूसरा पुनिया जी को भी मेरी गुड विशेज, वो भी मेडल जीत के आए। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है। आज हमारी हॉकी जो इंडिया की टीम है वो 41 साल के बाद जो उन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, और सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई, खेल प्रेमियों को। और दूसरी मेरी बेस्ट विशेज जो हमारी कल सुबह लड़कियों का मैच है, हमारी टीम हॉकी इंडिया गर्ल्स का, वो भी मेडल जीते, तो हम कल से फिर ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। ये ब्रॉन्ज मेडल जो आज मिला है 72 में हरमीत की कमांड में मिला था, और ये उसके बाद मतलब 52 ईयर्स बाद मिला। 80 में ओलंपिक हुई, उसमें 6 टीमें आई थी, टोटल बहिष्कार किया हुआ था। बट ये बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, खासकर हम हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। कल को हम उम्मीद करेंगे लड़कियों से भी कि वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाएं। अनलकली हम लोग फाइनल में पहुंचे, दोनों टीमें नहीं पहुंच पाए, बट बेस्ट फॉर द होप। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला स्थित पंचायत भवन में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सिलाई कढ़ाई अध्यापिका संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संघ द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ का अधिवेशन 23 जुलाई 2021 को शिमला के पंचायत भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। अधिवेशन के दौरान सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायती राज मंत्री को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था और पंचायती राज मंत्री ने उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया था। इसी के तहत वीरवार को शिमला के पंचायत भवन में सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें पंचायती राज मंत्री मौजूद रहे और एक बार फिर से सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ की मांगों को सुना और उस पर चर्चा की। इस दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर ने कहा कि सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ ने पहले ही उन्हें अपनी मांगों को लेकर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था और उन्होंने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया था। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि तकरीबन 1600 महिलाएं सिलाई कढ़ाई का कार्य करती हैं और अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो उनके परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। 12 सूत्रीय मांग पत्र इन्होंने जो था वो रखा था, जिसमें कुछ विषय जो थे उनको समय के ऊपर ही हमने जो है वो स्वीकार कर लिया है, जिसमें कि 7 तारीख से पहले इनको जो है वो ऑनरेरियम मिलना चाहिए। दूसरा था कि कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है वो भी चरणबद्ध तरीके से जो है उनकी करवाई जाए, और जब कभी किसी सरकारी सेवा में ब्लॉक में या कहीं अन्य स्थान पर अगर बुलाया जाता है तो साथ में यात्रा भत्ता भी जो है वो इनको दिया जाए। ऐसी कुछ और भी जो मांगे थी, जिसमें एक इनके लिए स्थायी नीति जो है वो सबके लिए बने, तो हमने उनको पूरा विश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी जो है वो स्थायी नीति इनके लिए बनाई जाए, ताकि जितनी भी 1600 से ज़्यादा ये इनकी संख्या है उनको लाभ मिल सके। वहीं सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री सुषमा शर्मा ने कहा कि उन्हें पंचायती राज मंत्री के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने वादा किया है तो वे अपने वादे को जरूर निभाएंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। हमें जो है विभाग ने आज की बैठक के लिए कॉल किया था, तो इस बैठक के लिए पूरे प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से बहनें उपस्थित हुई हैं। बैठक में हमारे मंत्री महोदय के साथ विभाग से आए अधिकारीगण
जो डायरेक्टर जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वो सभी उपस्थित रहे हैं। और जो 12 सूत्रीय मांग पत्र पर जो आराम से जो चर्चा हुई है, उस पर मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो मांगे वो पूरी की जाएगी। उसमें जो प्रमुख मांग रही है, नियमित की थी कि सभी को जो है एकमुश्त नियमित किया जाए, और मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है वो हम जल्द पूरी करेंगे, इसे कैबिनेट में ले जाएंगे और सिलाई कटाई अध्यापकों के लिए जो है पॉलिसी बनाने के लिए सरकार विभाग तैयार हो गया है कि जल्द पर पॉलिसी बनाएंगे। जो मानदेय से लेके भी इसमें एक विषय मांग रखी गई थी, मानदेय पे भी समय पे नहीं मिलता था, वो भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपको जो मानदेय है आपका वो 5 तारीख तक सभी बहनों को एक साथ मिल जाएगा। भाजपा सुमटी मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पर दिन दहाड़े गोली चलाने के प्रयास का मामला सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीते कुछ दिनों पहले जिला शिमला के भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता ने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले में विपक्ष का हाथ है। वहीं अब भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को कांग्रेस ने निराधार बताया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुमटी के अध्यक्ष रामकृष्ण शांडिल ने पार्टी कार्यालय शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रवि मेहता द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने रवि मेहता पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सिद्ध करें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक अनिरुद्ध सिंह की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। जो हमारे विधायक की लोकप्रियता है वो इनको भी पता है, और इससे आने वाले टाइम में इनको पता चल पड़ेगा कि हमने क्या क्या बोला है। ये लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है कि कौन कहां पर है, क्योंकि 4 बार, जैसे मैंने अभी भी आपसे अर्ज किया, ये 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और इनका कद जो है आज देवी देवताओं और भगवान की कृपा से इतना ऊंचा है कि रवि मेहता जी तो वहां तक सोच भी नहीं सकते। कौन से ड्रग माफिया हैं, कौन से वन माफिया हैं, कौन से शराब माफिया हैं, यहाँ पर इतने आदमी खड़े हुए, उनमें से किसी को बता दो, एक आदमी को, कि ये हैं, सिद्ध करें उसको। इसीलिए हमने जो है बोला कि हम इनको लीगल नोटिस देंगे इसके बारे में कि आप सिद्ध करें 1 हफ्ते के अंदर। अगर आप सिद्ध नहीं करते तो इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कभी भी अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट नहीं किया। इनके पास जो भी आदमी जाता है ये हर आदमी के काम करते हैं और जमीन से जुड़े हुए ये एक नेता है, इसीलिए बार बार चुनाव ये आदमी जीतते हैं। और इसीलिए इनकी कुशलता को देखते हुए, काम करने की क्षमता को देखते हुए इनको AICC में सेक्रेटरी बनाया है और असम का इनको प्रभारी लगाया गया है। नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स और कूड़े का बिल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाने की सुविधा दी गई है। वहीं शहरवासी लोक मित्र केंद्र या निगम कार्यालय में भी बिल का भुगतान कर सकते हैं। वहीं अब उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से नगर निगम शिमला बहुत जल्द एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करेगा और बैंक की तरफ से निगम को POS मशीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी मदद से लोग गार्बेज बिल का भुगतान घर द्वार पर ही कर सकेंगे। जो बिल्स हैं ये आपको पता है ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। इनकी गार्बेज बिल हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का हो, चाहे वाटर के बिल्स हों, तो ऑनलाइन पेमेंट तो हो ही सकती है। और अब हमने ये जो सुविधा है लोक मित्र केंद्र में भी दे दी है, वहाँ पर भी हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के बिल और गार्बेज के बिल की पेमेंट अगर जो आदमी ऑफलाइन मोड में करना चाहे वो वहाँ पे कर सकता है। और नहीं तो लोगों को इतनी दूर से MC के मुख्य कार्यालय में ही आना पड़ता था, अब उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है और अपने वार्ड में ही जहाँ उनका लोक मित्र केंद्र है वहाँ पे इस बिल की पेमेंट वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जनता की और सुविधा देने के लिए अब हम एक्सिस बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ टाई अप करके वो हमें फ्री में POS मशीन्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके द्वारा कि हम जो गार्बेज के बिल्स हैं वो घर घर से ही कार्ड के थ्रू उसको भी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में। देश भर में मार्च 2021 से अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा देश भर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ग से जुड़े लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम नाहन रजनीश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम प्रेम सुल्तानपुरी ने बताया कि सरकार द्वारा इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बारे में इन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर नाहन पंचायत के धारक्यारी गांव के लोगों को शिविर में आमंत्रित किया गया है, जहां 95% आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। भारत की आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2022 में, उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक जागरूकता का जो वो अभियान जो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, उसी के लिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है, उसके माध्यम से जो है नई दिल्ली के माध्यम से हिमाचल में भी जो है सिरमौर जिला में जो है आज इसी 50 वर्ष जो भारत के आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा और हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है आज इस शिविर का आयोजन किया गया। ये जो विकासखंड जो नाहन है, इसकी ग्राम पंचायत नाहन के गांव धारक्यारी है जी, धारक्यारी जहाँ जिसमें जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 95% से ज़्यादा है जी। तो इसी गांव को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल कास्ट ये गांव इसमें भी चयनित है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी चयनित है। तो इस गांव के लोगों को जो वो जागरूकता के लिए जो है इस शिविर का आयोजन किया गया है। जिला कांगड़ा में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि 2 सप्ताह पहले जिला में पॉजिटिविटी रेट जो 0.68% था वो अब बढ़कर 1.2% के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं। वहीं विभाग का कहना है कि प्रयास किया जाएगा कि इस माह के अंत तक जिला में वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को 100% वैक्सीनेट किया जा सके। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि फिर से कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। यदि लोगों ने कोविड नियमों के अनुपालना के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी तो ऐसा न हो कि फिर से हमें पहली जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि 2 सप्ताह पूर्व जिला में कोविड पॉजिटिविटी रेट 0.68% था, जो अब बढ़कर 1.2% पहुंच गया है। वर्तमान में लोग डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 18+ आयु वर्ग की आबादी 12 से 13 लाख के लगभग है, जिनमें से 75% को एक डोज दी जा चुकी है, जबकि 23% लोगों को दोनों डोज कोविड की दी जा चुकी है, जबकि 23% लोगों को दोनों डोज कोविड वैक्सीन की दी जा चुकी है। सीएमओ ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित आयु सीमा वाले पात्र लोगों को इस माह के अंत तक 100% वैक्सीनेट किया जा सके। वहीं उन्होंने सभी से अपील की है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। लगभग हमारे पास 46,000 से ज़्यादा कंफर्म केसेस आए हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली इसमें से 1039 लोगों की मृत्यु हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या जो है 214 के आसपास है कल शाम तक। पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के नए मामलों की संख्या में अचानक धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जो हमारा केस पॉजिटिविटी रेट लगभग 2 सप्ताह पहले 0.68 था, वो बढ़ करके 1.2 के आसपास पहुंचा है। जो एक्टिव केसेस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए जो है नॉर्मल जो प्रक्रिया है, जो बचाव के नियम हैं, हर एक को उसका पालन करना पड़ेगा। जब तक हर एक नागरिक कोरोना की बचाव के बारे में सजग नहीं होता, उन नियमों का पालन नहीं करता, तो हो सकता है हम दोबारा से पहले वाली स्थिति में ही कि ना पहुँचे। तो यह ये फोर्टनाइटली इसका मामलों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। जो लास्ट फोर्टनाइट में हमने 32 सैंपल्स आईएचबीटी पालमपुर और आरपीएमसी टांडा से जीनोम सीक्वेंसेस के लिए भेजे थे। उसमें से 30 मामले जो थे वो डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। तो प्रीडोमिनेंट वो ये दर्शाता है कि प्रीडोमिनेंट इन्फेक्शन जो इस वक्त कम्युनिटी में स्प्रेड कर रही है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से। अब जो है जो पात्र है कोविड टीकाकरण के, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की आयु का है वो इसके पात्र हैं। उसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जिला में लगभग 12 लाख
13,000 के आसपास है। उसमें से हाल लगभग 75% लोग ऐसे हैं, जो पात्र ऐसे हैं जिनको कम से कम कोविड टीकाकरण की 1 डोज दी जा चुकी है कल शाम तक, और लगभग 23% लोग हैं जिनको दोनों डोजेस प्राप्त हो गई। शिमला शहर में नगर निगम की 15 पार्किंग और टका बेंच के साथ लगते बुक कैफे समेत 3 LED स्क्रीन और करीब आधा दर्जन दुकानों की खुली बोली होगी। यह बात नगर निगम शिमला के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कही। उन्होंने बताया कि नगर निगम इसी महीने की 23 और 24 तारीख को खुली बोली रखने जा रहा है। बता दें 400 वाहनों की क्षमता वाली 15 कवर्ड पार्किंग के लिए निगम पहले भी खुली बोली करवा चुका है, तब इसके लिए ठेकेदार नहीं मिले थे। अब शर्तों और आरक्षित राशि में रियायत देकर फिर से खुली बोली करवाई जा रही है। कॉर्पोरेशन की जितने भी पार्किंग्स हैं जो ऑक्शन पहले नहीं हुई हैं, और कुछ दुकानें भी हैं जो ऑक्शन होने को हैं, इनकी ऑक्शन हमने 24 और 25 तारीख को रखी है। ये ऑक्शन वहीं पर स्थान पर ही, और ये खुली बोली के आधार पर होगी। बुक कैफ़े जो टका बेंच वाला बुक कैफ़े है, इसको भी 23 और 24 की तारीखें रखी हैं इनकी ऑक्शन के लिए, और इसके बारे में जो हमने अभी सूचना, एक तो टेंडर निकाला हुआ है और दूसरा हम इसके पोस्टर्स और बाकी बैनर्स भी लगा रहे हैं कि कौन सी चीज़ की ऑक्शन किस दिन को होगी, इसकी भी खुली बोली लगेगी। जिला सोलन के विधानसभा क्षेत्र अर्की में उपचुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस और भाजपा द्वारा जनसभाओं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां सीट पर परचम लहराने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी के तहत अर्की लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस अर्की द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर ने की। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव व हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान संजय दत्त ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा देगी और अर्की उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि कार्यकर्ता के भावना का सम्मान, हर निर्णय जो पार्टी में लिए जाएंगे वो कार्यकर्ता से राय मशवरा करके कार्यकर्ता का मत जान के ही लिए जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबकी राय लेने के बाद भी बड़ा मुश्किल काम है एक ही उम्मीदवार तय करना। खैर, वो तय करने का अधिकार तो सोनिया जी और राहुल जी का है। वो जिसको तय करेंगे हम सब मिलके काम करेंगे। वो खुशी है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस का तिरंगा उठाए हुए जो आप सभी हमारे साथी हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ दुख इस बात का है कि जो हमारे परम पूज्य आदरणीय नेता राजा साहब वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, और इस पार्श्वभूमि में आज हमको यहाँ पे आना पड़ रहा है। खुशी तो 10 गुना होती अगर राजा साहब यहाँ होते और हम सबको आशीर्वाद देते, लेकिन कुछ नेता अपने काम से, अपने योगदान से अमर होते हैं, और राजा साहब उन नेताओं में से हैं कि जो अमर हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र शिमला द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर जोगिंदर कुमार यादव ने बताया कि अभी हाल ही में 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। ऐसे में कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा 16 अगस्त तक प्रवेश तिथि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने परीक्षाओं से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। यूनिवर्सिटी ने अभी जो है वो डेट एक्सटेंड करी है। डेट जो है वो बढ़ाकर अब वो 16 अगस्त 2021 तक की है। पहले ये डेट थी 31 जुलाई 2021 तक। वो इसलिए बढ़ाई गई है कि अभी कुछ +2 के जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे हिमाचल बोर्ड के रिज़ल्ट अभी आए हैं, और दूसरे रिज़ल्ट भी CBSE और दूसरे
जो स्टेट ओपन स्कूल है उसके भी आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि स्टूडेंट्स को मतलब इसका बेनिफिट मिले हायर एजुकेशन लेने का, ताकि टाइमली वो सबमिट अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो जमा करा पाएँ, तो इसलिए ये डेट बढ़ाई गई है। इसमें फ्रेश एडमिशन, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सारे प्रोग्राम जो भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उसकी एडमिशन चल रही हैं और वो ये 16 अगस्त तक अब चलेंगी और ऑनलाइन माध्यम से जो है इसकी एडमिशन होगी। इसके साथ साथ जो री रजिस्ट्रेशन है, पहले से स्टूडेंट्स जो कुछ प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए हैं उनके नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी री रजिस्ट्रेशन की डेट 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय ललित कला अकादमी के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय केंद्र शिमला द्वारा गेटी थिएटर में कला संवाद, व्याख्यान और चित्रकला चित्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में ललित अकादमी के 7 रीजनल सेंटर हैं और सभी केंद्रों में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। बात अगर शिमला की करें तो कला संवाद में वरिष्ठ कला समीक्षक और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ओसी हांडा का व्याख्यान रहा और चित्रकला चित्रण में युवा प्रतिष्ठित चित्रकार सुरेश चौधरी का लाइव डेमो सेशन रहा। देश भर के हमारे करीब 7 रीजनल सेंटर हैं, जिसमें से शिमला भी एक है। ऐसे सभी सेंटर्स में हमारे ललित कला अकादमी के वर्तमान में प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचार्य जी के मार्गदर्शन में सभी सेंटर्स में अलग अलग प्रकार की कार्यशालाएं, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। शिमला में अगर हम बात करें तो आज हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ कला समीक्षक, लेखक के नाते आज व्याख्यान रहा, जिसमें कि डॉक्टर ओसी हांडा जी, सुप्रसिद्ध जो हमारे कला समीक्षक हैं, उनका व्याख्यान हमें सुनने में मिला। और इसके साथ में आज हमारे प्रदेश के युवा प्रतिष्ठित चित्रकार हैं सुरेश चौधरी जी, उनका आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। इस प्रकार के ललित कला अलग अलग समय पे बड़े कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन आज के इस दिन में, क्योंकि आज स्थापना दिवस है, तो इस दिवस पर देश में जितने भी हमारे रीजनल सेंटर हैं उन सभी में, और हेडक्वार्टर हमारा जो दिल्ली में है, वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है, जिसमें करीब 70 देश के प्रतिष्ठित चित्रकारों की जो है वो कला प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी आज हुआ है, जिसमें कि हमारे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, वो उसमें मुख्य अतिथि के नाते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।